तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो टाइम का एक्सप्रेशन आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ g, h एंड c। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हो, दो मेथड्स तो मिनिमम है। एक मेथड जो नॉर्मली यूज किया जाता है उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें आप लिखते हो कि लेट अस से टाइम इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू x, h रेज टू सम पावर y एंड c रेज टू सम पावर z, राइट। फिर आप t के डायमेंशंस लिखोगे, g के डायमेंशंस लिखोगे, h के डायमेंशंस लिखोगे, c के डायमेंशंस लिखोगे, राइट। फिर आप दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके डायमेंशंस को इक्वेट करते हो, जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन ये बहुत लंबा रूट है, तो शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट कैसे करना ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो लुक एट द ऑप्शंस, आपको तीन ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जिसमें g इंटू एच, जी इंटू एच, जी इंटू एच प्रोडक्ट है। तो हम लोग चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, g इंटू एच, यूनिट्स g के यूनिट्स पता होते हैं ना, हमको पता है कि g का SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज g m1 m2 by r स्क्वायर, तो g आ गया आपका Fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, F इज फोर्स न्यूटन, और फिर ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और m1 m2 होता है किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर आ गया वो, तो आपको g पता लग गया। और आपको h भी पता होता है, यू नो एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू h नू, तो h इक्वल टू E बाई नू ऐसा होता है, और E होता है जूल में, नू होता है पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो सेकेंड गया ऊपर, तो जूल सेकेंड। तो आपको बेसिकली मिल गया ये ऐसा। देन अगर मैं इनका प्रोडक्ट देख लूँ, g इंटू एच का प्रोडक्ट अगर मैं देख लेता हूँ, तो g इंटू एच, g इंटू एच का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू एच है जूल सेकेंड। अब क्योंकि हम लोग ये बेसिकली JEE के PY को सॉल्व कर रहे हैं, तो अज्यूम कि आपको न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है, और फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो न्यूटन मतलब आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन। साथ में कौन था, साथ में था मीटर स्क्वायर, और कौन था किलोग्राम स्क्वायर। जूल होता है एनर्जी, एनर्जी होता है, अगर आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लो, मीटर, देखो मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, m की जगह पे लिख देंगे हम लोग किलोग्राम, v स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर, और साथ में और एक सेकेंड था, तो और एक सेकेंड था। तो अभी देखिए क्या हुआ, किलोग्राम किलोग्राम और किलोग्राम हो गया कंप्लीटली कैंसल आउट, ठीक है, ओके। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास बचा है मीटर रेज टू 5, नीचे सेकेंड रेज टू 4 था, न्यूमरेटर में सेकेंड था, तो सेकेंड का क्यूब, तो मीटर रेज टू 5 अपॉन सेकेंड क्यूब, ऐसा आपको मिल गया g इंटू एच, ठीक ठीक। और ऊपर से आपको इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, क्योंकि सब ऑप्शन में स्क्वायर रूट है, तो ये भी चीज़ आप अपने ध्यान में रखना। अभी थोड़ा सा अगर आपका अगर यूनिट्स का पार्ट अच्छे से हुआ है, तो अगर मैं c रेज टू 5 करूँ, एक हिंट तो मिल जाता है आपको। अगर मैं c रेज टू 5 कर लेता हूँ, c रेज टू 5, c रेज टू 5 एज यू नो, c रेज टू 5 क्या होता है, c रेज टू 5 होता है मीटर पर सेकेंड रेज टू 5, तो मीटर पर सेकेंड रेज टू 5, ये आ गया, गुड। और एक चीज याद रखिएगा, तुमको आपको पूछा था कि टाइम का इक्वेशन क्या बनेगा। अगर टाइम का इक्वेशन चाहिए तो उसमें मीटर नहीं आ सकता, तो उसमें सिर्फ सेकंड होना चाहिए था, तो मीटर कैंसिल होना चाहिए था, मीटर कैंसिल होना चाहिए था, मतलब मीटर का पावर 5 है ना GH में, बराबर, तो C का पावर 5 लूंगा तब जाके मीटर रेज टू 5 बनेगा, तब जाके कैंसिल होगा। तो देखो क्या होगा अब इससे, अगर मैं अब GH अपॉन C रेज टू 5 कर लेता हूँ, GH हमारे पास क्या है, मीटर रेज टू 5 अपॉन सेकेंड क्यूब, और ये क्या बन गया आपका मीटर रेज टू 5 अपॉन सेकेंड रेज टू 5, तो मीटर रेज टू 5 हो गया कैंसिल, ये सेकेंड रेज टू 5 गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया सेकेंड क्यूब, तो ये आपका ओवरऑल आ गया सेकेंड का स्क्वायर। अगर मैं रूट ले लेता हूँ तो GH अपॉन C रेज टू 5 आ जाएगा, रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो बन जाएगा सेकेंड, तो आ गया आपका सेकेंड, क्योंकि टाइम किस में मेल होता है, सेकेंड में, गुड। तो डायमेंशनली हमको मिल गया ऑप्शन नंबर C।
तो जाते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। उसके बाद बोला है certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of the material is। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास ऐसा यूनिट में डेंसिटी की वैल्यू है 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सपोज एक नया सिस्टम मैं बना लेता हूँ जिसमें मैं, जैसे हम लोग ऐसा यूनिट में मास को मेजर करते हैं 1 kg में, हम उस नए सिस्टम में मास को मेजर करेंगे इन स्टेप्स ऑफ 50 ग्राम, है ना। जैसे हम रियल लाइफ में क्या करते हैं 1 kg 2 kg 3 kg, वैसे नए सिस्टम में मेजर करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ 50 इन स्टेप्स ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम ऐसा। तो उन्होंने बोला कि फंडामेंटल मास कितना होगा 50 ग्राम का और लेंथ कितना होगा 25 सेंटीमीटर का। तो ये जो नया सिस्टम है इसमें आप डेंसिटी की वैल्यू बताइए, तो डेंसिटी की वैल्यू बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना यहाँ पे आपको ग्राम और सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और आपको पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और साथ में इसका क्यूब था, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिख लेंगे डेंसिटी इक्वल टू 128 तो एज इट इज रहेगा, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 को लिख लेता हूँ मैं 20 इंटू 50 ग्राम, ओके, अपॉन 100 सेंटीमीटर को मैं 100 सेंटीमीटर को ऐसा लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर को मैं लिख लूंगा 4 इंटू 25 सेंटीमीटर और उसका कर दूंगा क्यूब, ठीक, ओके। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन है, तो ये आपको मिल जाएगा 128। एक काम करते हैं 20 को अलग लिख लेते हैं, 50 ग्राम को अलग कर देते हैं, 50 ग्राम को अलग कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 के क्यूब को अलग कर देते हैं और 25 सेंटीमीटर के क्यूब को अलग कर देते हैं। देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। यहाँ पे देखो 50 ग्राम मास हो गया, नीचे हो गया वॉल्यूम, तो ये बन गया वो नया यूनिट डेंसिटी का। तो ये नया यूनिट मिल जाएगा आपको डेंसिटी का, तो दिस इज न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी, सर्वन यूनिट, ठीक। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सिंपल है, सिंपल है, क्योंकि 4 का क्यूब आपको पता है 64 होता है, 64 होता है, इंटू 20 कर लिया, ठीक है। 128/64 इज 2 इंटू 20 इज 40, तो वो नए यूनिट में डेंसिटी होना चाहिए 40, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय, तो दो एटम्स है, उन दोनों एटम्स में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है उसका एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है एक्सप्रेशन, F इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² बाई अल्फा kt, ऐसा आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, ठीक है। वेयर x इज डिस्टेंस, x डिस्टेंस है मतलब l⁻1 है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अभी जिनको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं याद आ रहा होगा, डोंट वरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर आपको थोड़ा सा पता है तो उससे भी हो जाता है। देखिए हमने क्या सीखा है, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि जो x है ना उसका डायमेंशन है l⁻2, और हमने क्या सीखा है काइनेटिक थ्योरी में कि जो एनर्जी होता है मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से गैस की बात कर रहे हो। अगर आप मोनोएटॉमिक की बात कर रहे हो तो अलग, डायटॉमिक की अलग। इन जनरल वो होता है F/2 kBT, वेयर kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे उन्होंने k से नोट किया है तो हम भी k ही रख देते हैं। F होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिपेंड करता है आपके गैस के टाइप पे, ठीक, तो पर नंबर ही होता है बेसिकली। तो यहाँ से आपको k मिल जाएगा, और T तो होता है टेम्परेचर, तो यहाँ से ना आपको k मिल जाएगा, k मिल जाएगा, k बन जाएगा आपका 2E अपॉन Ft। अब याद रखिएगा कि ये जो 2/f है ना, ये नंबर्स है, तो k के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे। k के डायमेंशंस हो गए एनर्जी के डायमेंशंस अपॉन टेम्परेचर के डायमेंशंस। एनर्जी होता है आपका m1L2T-2 और टेम्परेचर नीचे है T1, तो ये आपको मिल गया m1L2T, ठीक, T-2 और ऊपर आके आ गया -1, तो ये हो गया -3, ठीक है। तो k
इज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, डायमेंशनली बात कर रहा हूँ मैं। एनर्जी होता है m1 L2 T-2 और नीचे टेम्परेचर का T था। यहाँ पे हो जाती है गड़बड़, मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दिएगा। ये T टाइम नहीं है, ये T टेम्परेचर है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ये T क्या है? टेम्परेचर। ये T क्या है? टेम्परेचर है। तो ये T टेम्परेचर अगर है तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर के लिए काम करता हूँ, नोटेशन चेंज कर देता हूँ। टेम्परेचर के लिए मैं लिख देता हूँ K, केल्विन करके, और ये भी K वो भी K सेम हो गया, तो थीटा लिख दो, तो थीटा लिख देते हैं, थीटा। ठीक, ओके, गुड। यहाँ गया θ/1, तो आपको मिल गया K का डायमेंशंस m1 L2 T-2 θ-1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि अल्फा बीटा आर टू कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशंस ऑफ बीटा एस। बीटा के डायमेंशन आपसे पूछे गए हैं, बीटा के डायमेंशन आपसे पूछे गए हैं, याद रखना आपको बीटा के डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल कभी भी एक नंबर का होता है, मतलब डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल कभी भी नंबर का होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल, ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म मैंने लिखा हुआ है ना, ये डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ये आपका बन गया डायमेंशन लेस, मतलब m0 L0 T0 θ0। ठीक, अब मुझे चाहिए थे अल्फा के डायमेंशंस, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा है बीटा के डायमेंशन, बीटा के डायमेंशन फाइंड करने हैं, तो आपको अल्फा के डायमेंशन लगने वाले हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा, और केटी को मैं यही पर रख देता हूँ, डायमेंशंस ऑफ केटी। ठीक आ गया, ठीक है। याद रखना ये टी क्या था, ये टी टेम्परेचर था, टाइम नहीं है, वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब ऐसा कर लेते हैं, तो हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब n/2 आ गया, के अभी हमने डायमेंशंस फाइंड किए थे m1 L2 T-2 θ-1। ठीक है, और ये टेम्परेचर, ये जो T है ये टेम्परेचर है, तो ये θ+1 आ गया। तो आपका ये थीटा जो है वो हो गया कैंसिल, ऊपर L2 था नीचे भी L2 था, वो भी हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, m1 और T-2 डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा, तो अल्फा आपका बन जाएगा डायमेंशनली m-1, और क्या बचा था T-2, ऊपर जाके हो गया T+2। ये आ गया आपके अल्फा के डायमेंशंस। ठीक, ओके, हमको चाहिए थे बीटा के डायमेंशंस। देखो डायमेंशनली फोर्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल, क्योंकि अल्फा बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब फोर्स के डायमेंशन हो गए अल्फा इंटू बीटा के डायमेंशंस। तो फिर बीटा के डायमेंशंस क्या आने चाहिए, फोर्स के डायमेंशंस अपॉन अल्फा के डायमेंशंस। ठीक, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 L1 T-2, और अल्फा क्या आ गया था आपके पास, m-1 एंड T2 आ गया था। अब ये m-1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा m2 L1, और T2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और -2 पहले से भी था तो -4 हो गया, m2 L1 एंड T-4। देखो है क्या, m2 L1 T-4, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है m2 L1 T-4। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स a b c and d। ऑब्जर्वेबल मतलब जो आप मेजर करते हो, और अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसमें एरर आता है। ठीक, याद रखना, अगर कोई क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो तो ही उसमें एरर आता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेबल्स थे ए बी सी डी, तो इस ए बी सी और डी में एरर होगा क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया। z इक्वल टू, z क्वांटिटी डिपेंड करता है ए बी सी डी पे, कैसे डिपेंड करता है, a स्क्वायर b⁻²/3 रूट ऑफ c डिनोमिनेटर में है और d³ भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d, एंड d, यहाँ d प्रिंट नहीं हुआ है तो प्रिंट होना चाहिए था and d are 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively. The percentage error in z is, मैं आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो फुल फ्लैश तो आपने करके ही रखा होगा,
आपको पता होना चाहिए जब आप z इक्वल टू ऐसा लिख रहे हो a स्क्वायर b रेज टू 2/3, c का रूट मतलब c का पावर हाफ और d का क्यूब, ठीक है। तो जब आपको शॉर्टकट तरीके से, अगर आपको शॉर्टकट तरीके से आंसर चाहिए ना, तो क्या करना है आपको, a का इंडेक्स कितना है 2, तो 2 को a के एरर से मल्टीप्लाई कर लो। a का एरर कितना था 2% का, b का इंडेक्स कितना है 2/3 और b का एरर कितना है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस c का इंडेक्स कितना है 1/2 और c में एरर कितना है आपका 4%, तो 4% से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस d का इंडेक्स कितना है 3 और एरर इन d कितना बोला गया है 2.5, तो 2.5 से इसको आप कर लो मल्टीप्लाई। और एक चीज याद रखिएगा, पैरामीटर्स न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो तो कभी भी माइनस नहीं होता है, ऐड ही करते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमरेटर में इंडेक्स 2 है, डिनोमिनेटर में इंडेक्स 3 है, हमेशा ऐड ही किया जाता है एरर्स में, ठीक आ गया। ये था आपका, मैंने सिर्फ बताने के लिए ऐसा लिखा है, ये आपका था फॉर्मूला। इसको एक्चुअली लिखते वक्त हम लोग ऐसा लिखते हैं डेल्टा z/z इंटू 100, ये आ गया आपका एरर, ठीक हो गया। तो अभी ये सिर्फ एरर को आपको करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके कर लेना है आपको ऐड, बस उतना ही अभी काम रहेगा हमारा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। 2 मिनट दीजिए मुझे, ओके ठीक है फाइन। तो देखो 2 × 2 इज 4 हो गया, ये 4% आ गया, ये आ गया 1 था, ये आ गया 2 था, मतलब बेसिकली ऊपर भी 3 था नीचे भी 3 था, तो कैंसिल हो गया। 1.5 × 2 इज 3 और 3 हो गया आपका कैंसिल आउट, मतलब ये 1% बच गया आपका, ठीक। ये आ गया 1 था और ये 2 था, तो ये 2% आ गया, ये हो गया आपका 7.5%, 3 × 2.5 है ना, 7.5% हो गया। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7.5 14.5, ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है एंड टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड्स। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हैं जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। यहाँ पे एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया ही नहीं गया है, यहाँ पे किया गया है 40 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर। वो कितना है 50 सेकेंड्स का है। इफ रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड, रेजोल्यूशन का मतलब होता है एरर या फिर आप बोल सकते हो एक्यूरेसी। जितना एक्यूरेसी होता है इंस्ट्रूमेंट का या फिर लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही उसमें एरर आता है। तो इस स्टॉप वॉच का रेजोल्यूशन कितना है 1%, ठीक है। 1% स्टॉप वॉच का मतलब जो वॉच आप यूज कर रहे थे टाइम मेजर करने के लिए, उसका एरर, उसका लीस्ट काउंट, उसका एक्यूरेसी है 1 सेकेंड का, ठीक। हाँ, देन आपको पूछा है एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ जी इज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो होता है 2π√L/g। मैं स्क्वायर कर लेता हूँ इसको, तो t² = 4π² L/g आ गया। हमको हमारा इंटरेस्ट था g में एरर फाइंड करना, तो g = आ गया 4π² L/t²। तो डेल्टा g/g × 100 ये आ जाएगा। देखिए 4 और π² ये कांस्टेंट्स है, नंबर्स है, कांस्टेंट्स में एरर नहीं आते हैं, ठीक। तो 4π² तो हम लोग जब एरर निकालेंगे तो लिखना ही नहीं है उसको, तो ये लिख लेंगे हम लोग डेल्टा L/L × 100, राइट। लेकिन t² के लिए जब करोगे तो उसमें भी × 100 आएगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t × 100 मैंने दोनों में से निकाल लिया कॉमन, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ठीक। अब डेल्टा L, देखो लेंथ में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में एरर कितना है वो है डेल्टा L। अब ये कैसे समझ में आता है, जब आपके पास एक रीडिंग दिया हो और उसमें 25.0 लिखा हो तो एरर होता है 0.1। अगर एक रीडिंग दिया हो उसमें 25.00 लिखा हो तो एरर होता है 0.01, क्योंकि वो जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो तुमको बताता है कि हाउ व्हाट इज द एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट।
एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट बेसिकली एरर ही उतना ही एरर आ जाता है ना, तो डेल्टा एल हमारे इस केस में आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो ये आ जाएगा 0.1। और देखिए ये सेंटीमीटर में ही रहेगा तो एल भी मैं सेंटीमीटर में ही लिख लूंगा, तो बाय 25 आ गया प्लस 2 डेल्टा टी कितना हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच कितना था 1 सेकंड टू 1। ये थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। ये टी क्या है, ये टोटल टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन है, ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि हमने 40 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया 50 सेकेंड, इस पूरे 50 सेकेंड में एरर है 1 सेकेंड का, तो इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्टली लिख देंगे 50, ये याद रखिएगा, इनटू 100। ठीक है, अभी तो बहुत ही इजी है ये, अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1/25 इंटू 100 प्लस ये 2/50 इज 1/25 ओनली, तो 1/25 इंटू 100 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1 ज़ा, ये आ गया 4 ज़ा, 1 ज़ा और आ गया 4 ज़ा। तो पहले टर्म में आ गया 0.1 इंटू 4 मतलब 0.4 और दूसरे में आ गया 4, तो एरर आ गया 4.4% का एरर, 4.4% का एरर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फिजिकल क्वांटिटी मेंशन किए गए हैं, लिस्ट 2 में डायमेंशंस, आपको सिर्फ कॉलम मैच करने हैं। अब कॉलम मैच करने हैं तो आप चलो स्टार्ट कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम से। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम एल इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, एमवीआर। डायमेंशनली बात करोगे अगर आप तो एम मतलब यहाँ पे मास है m⁻², वेलोसिटी होता है l1t-1 और r होता है l1, तो ये आपका बन गया m1 l2t-1, तो m1 l2t-1 कहाँ दिख रहा है, m1 l2t-1 ऑप्शन, ये थर्ड लिस्ट 2 में तीसरी एंट्री है m1 l2t-1, तो ए किसके साथ मैच कर गया, 3 के साथ, ए और 3 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक, आप और एक तरीका भी यूज कर सकते थे, टॉर्क। आपको पता होना चाहिए टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, क्योंकि देखिए टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क डन भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन एनर्जी भी होता है। तो बेसिकली अगर आपको ये पता था कि टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, तो टॉर्क के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, m1 l2t-2, m1 l2t-2, तो b किसके साथ मैच होना चाहिए, 1 के साथ, दिख रहा है b 1 के साथ। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इज c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, प्लैंक्स कांस्टेंट है h, आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमने c, g और h को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, तो डायमेंशंस ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम इज। अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था ऐसा यूनिट यूज करके, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसा यूनिट से ही निकाल लिया आंसर। अब यहाँ मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि हमको पूछा है डायमेंशंस ऑफ मास, तो हम ऐसा मान लेंगे कि मास जो है ना वो c पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, पावर हमको पता है क्या, नहीं, तो हमने मान लिया x पावर, और h पे डिपेंड करता है h m का h के साथ रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन पता है क्या, नहीं, तो हमने मान लिया कि y x⁻y आएगा। सिमिलरली अच्छा g रह गया, तो चलो g लिख देते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, h⁻z कर देंगे और g⁻y कर देंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप g के पावर z लिखो, x का पावर y लिखो, ये सिर्फ डमी इंडेक्स होते हैं, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, ABC भी लिख सकते हो वैसे। तो अब जो डायमेंशनली स्पीकिंग मास के डायमेंशंस इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लिखूंगा, लेकिन वो कांस्टेंट भी डायमेंशनलेस हम लोग कंसीडर करते हैं, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ इसके लिए। c के डायमेंशंस मतलब स्पीड l1 t-1, ठीक, रेज़ टू x। अब g के डायमेंशन जिनको याद नहीं होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज g m1 m2/r², तो g आ गया आपका Fr² अपॉन m1 into m2 मतलब m² हो गया। फोर्स के डायमेंशन आपके होते हैं m1 l1 t-2, और r डिस्टेंस है तो और l2 आ गया, और m मास था भूलना मत ये, तो m⁻²। अब m⁻² गया ऊपर, तो हो गया वो -2, तो ये आपको मिल गया बेसिकली m1 और -2 मतलब -1, ठीक। l हो गया 3
और t का पावर था -2, तो मिल गया आपको डायमेंशंस, g के डायमेंशंस। तो g के डायमेंशन मिल गए आपको, वेरी गुड। ये हो गया g के डायमेंशन रेज टू y कर देंगे हम लोग। और h है, अभी मैंने बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर आपको h के डायमेंशंस भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज e अपॉन फ्रीक्वेंसी। e होता है आपका m1 l2 t-2 और अपॉन फ्रीक्वेंसी है, अपॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है t⁻⁻1, 1 अपॉन सेकंड होता है ना वो, ये ऊपर जाके प्लस कर जाएगा, t⁻⁻1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा -2 + 1, ठीक। तो -2 + 1 कर दोगे तो ये बन जाएगा -1, तो ये आ गया आपका h के डायमेंशंस, मतलब ये आ गया आपका m1 l2 t-1 रेज टू z, ठीक है, गुड। और लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास मास ही था, तो मास तो m⁻1 ही आएगा। अब देखो क्या बचता है, l⁻1⁻x मतलब l⁻x, l⁻3⁻y मतलब l⁻3y, और बेस सेम था तो पावर को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। यहाँ पे l का पावर x है, यहाँ पे 3y था, वहाँ पे 2z है, तो यहाँ पे 2z है, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। मास m⁻⁻y और प्लस z, तो m⁻⁻y और प्लस z लिख दिए। बचा क्या t⁻, यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ पे -2y हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -z आ गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, जो फंडामेंटल क्वांटिटी मास का पावर लेफ्ट हैंड साइड में है, इट शुड बी इक्वल टू द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मास ऑन द राइट हैंड साइड। इसका मतलब ऐसा है कि 1 शुड बी इक्वल टू -y + z। सिमिलरली जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे l का पावर है x + 3y + 2z, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे l⁻0 है, कुछ नहीं है मतलब l⁻0 है ना बेसिकली। तो यहाँ पे टाइम के लिए भी सेम होगा, -x - 2y - z = 0। मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ और ये माइनस साइन को वहाँ भेज देता हूँ, तो मेरा काम कम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ओके। आ गया। अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ बेसिकली इनको सॉल्व कर लेना है। इनको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अभी करेंगे कैसे, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है। अब देखो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन से स्टार्ट करो जहां पे 2 ही अननोन हो। ये आ गया, यहां से आपको z मिल जाएगा 1 + y। ये आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, z की जगह पे मैं डाल देता हूँ 1 + y, तो मेरा इक्वेशन बन गया x + 3y + 2 + 2y = 0। मतलब ये आ गया x + 5y, ठीक है ना, 5y आ गया + 2 = 0। इसको मैं =-2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, x + 2y + z, लेकिन z क्या था हमारा 1 + y था = 0, तो ये बन जाएगा हमारा x + 3y + 1 = 0 बन गया। अब इन दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ऐसा कर लेंगे हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को कर लिया हमने सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ गया, x + 5y + 2 - x - 3y - 1 = 0। सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है हमने। x हो गया कैंसिल, 5y में से 3y गए तो आ गया 2y, 2 में से 1 गया तो बचा 1 बचा +1 = 0 आ गया, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके y की वैल्यू मिल जाएगी आपको -½ ये y की वैल्यू -½ आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपको z मिल जाएगा। तो z की वैल्यू थी 1 + y की वैल्यू थी -½ तो ये आ गया +½ अब आपके पास y और z की वैल्यू है, आप x निकाल सकते हो, आप x यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन था जिसमें था x + 3y + 1 = 0, ऐसा था, करेक्ट। तो x + 3y, लेकिन y की वैल्यू -½ आई है, तो ये मैं -½ आई है तो 3 ×
माइनस हाफ, तो 3/2 विद नेगेटिव प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक आ गया, गुड। देखो ऐसा है 3/2 मतलब 1.5 और 1.5 माइनस साइन के साथ है और प्लस 1 है, तो 1 में से 1.5 तो माइनस कर रहे हो, 1 में से 1.5 तो माइनस कर रहे हो, तो 0.5 बचेगा, तो हाफ बचेगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी हाफ। आपको मिल गई x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू माइनस हाफ और z की वैल्यू भी प्लस हाफ। आ गया, ठीक है ना, ऐसे ही मिला आपको, करेक्ट है, ओके। तो हमारे पास जो इक्वेशन था, हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि m इज प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x, उसके बाद g रेज टू y, उसके बाद h रेज टू z, ऐसा हमने मान लिया था। तो m प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x मतलब हाफ, g रेज टू y मतलब माइनस हाफ और h रेज टू z मतलब प्लस हाफ। तो हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ दिख रहा है हमको कहीं पे, पावर देखें ना, c का पावर प्लस हाफ होना चाहिए, c का पावर प्लस हाफ होना चाहिए, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है और ऑप्शन डी में दिख रहा है। g का पावर माइनस हाफ होना चाहिए, g का पावर माइनस हाफ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में आ गया। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, ऐसा बोला गया है। वेयर a b and c आर कांस्टेंट, तो a b c कांस्टेंट्स है, ठीक। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन जीरो होगा देन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो बोला गया है, तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस समय पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो एक काम करिएगा, पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लो। आप अगर पोजीशन का पहला डेरिवेटिव लेते हो, क्योंकि बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, तो पहला डेरिवेटिव आपको दे देगा वेलोसिटी। अब डेरिवेटिव्स लेने के बहुत सिंपल से ट्रिक्स है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, क्योंकि मैं डेरिवेटिव लूंगा तो तीनों का लूंगा ना, तीन टर्म से, तो ए आ गया बाहर, ठीक है, कांस्टेंट है, तो dt बाई dt बन गया, प्लस b कांस्टेंट बाहर आ गया तो डेरिवेटिव बन गया किसका, t स्क्वायर का, और माइनस c बाहर आ गया तो डेरिवेटिव आ गया t क्यूब का, ठीक है। dt dt हो गया 1, तो ये a प्लस b, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो 2bt, और t क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, तो माइनस 3ct स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव, ये आ गया वेलोसिटी। हमको बोला गया था कि वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो हो, तो मैं अभी और एक डेरिवेटिव लेने वाला हूँ इसका। आप अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है गया, ठीक। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव हमको लेना है वेलोसिटी का, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ऐसा करना है हमको। अब a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो गया, 2bt में 2b कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 आ गया, 3c में 3c कांस्टेंट है, t स्क्वायर डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 2t, तो आपको ऐसे मिल जाएगा 2b माइनस 3 × 2 6ct आ गया। लेकिन हमको बोला क्या गया है, हमको बोला गया है कि xn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो 0 इक्वल टू 2b माइनस 6ct आ गया, तो 2b इक्वल टू 6ct आ गया, तो t इक्वल टू आपको मिल गया b बाई 3c, b बाई 3c आएगा ना, ये बनता हो ये ठीक आ गया। तो ये t की वैल्यू जो आ गई आपकी b बाई 3c, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि आपको फाइंड करना था वेलोसिटी। तो फिर देयरफॉर हमने ये t की वैल्यू v के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो v आ गया आपका a क्या था, प्लस 2bt था, प्लस 2bt था, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे b बाई 3c, b बाई 3c सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। और आखिरी में था माइनस 3c t स्क्वायर, तो b बाई 3c का आ जाएगा आपका स्क्वायर, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c, ठीक आ गया, माइनस 3c b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एक सी कैंसिल 1 सा एंड 3 सा, ओके। तो ये आ गया आपके पास a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c, तो a
ए प्लस, देखो दो में से एक गए, फिर क्या होता है, आप थोड़ा कैलकुलेशन करते हो, ध्यान दीजिएगा। ऐसा है बी स्क्वायर बाय 3c दोनों में कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, वहां पे 1 है, तो दो में से एक गया, ऐसा इमेजिन कर लो। तो दो में से एक गया तो एक बचा था, तो बी स्क्वायर बाय 3c आ गया, तो ए प्लस बी स्क्वायर बाय 3c है, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। व्हेन इट क्रॉसेस अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. Both stone reach the bottom of the building simultaneously. The height of building is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A stone is dropped from the top of a building. एक काम करते हैं, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ये मैं मान लेता हूँ कि ये ग्राउंड है, फिर मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक स्टोन था तो इस बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया है, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, ठीक। व्हेन इट क्रॉसेस 5 मीटर बिलो द टॉप, व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, तो जब वो 5 मीटर नीचे आया, 5 मीटर, तो जब ये स्टोन 5 मीटर नीचे आया, 5 मीटर के पॉइंट को क्रॉस कर गया, उस समय पे अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप, उस समय पे एक दूसरा स्टोन ड्रॉप कर दिया 25 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप, मतलब ये डिस्टेंस आपका हो गया 25 मीटर का, ठीक है, ये आ गया 25 मीटर का, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा 20 मीटर। अब मैं ऑन द स्केल तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें तो समय बहुत जाता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर इन केस, जस्ट इन केस मैं स्केल्स प्रॉपर नहीं भी दिखाऊं तो प्लीज कंसीडर। तो ये आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि हमने पहले एक स्टोन को ड्रॉप किया बिल्डिंग के टॉप से, जब वो स्टोन एक पॉइंट को क्रॉस करता है जो 5 मीटर था टॉप से, उस टाइम पे हमने और एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया जिसका टॉप से डिस्टेंस था 25 मीटर का। ये स्टोन नंबर 1 है, ये स्टोन नंबर 2 है, लेकिन ये दोनों स्टोन नीचे पहुंचे एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक। तो बिल्डिंग का हाइट बता दो, तो एक काम करते हैं, पहले ना मैं इस हाइट को ही h मान लेता हूँ, जहाँ से सेकेंड ड्रॉप को हमने, जहाँ से सेकेंड स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, उसका ग्राउंड से हाइट h मान लेते हैं, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दो अलग अलग केसेस में इमेजिन कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे आसान पड़ता है इसके लिए। तो फिर क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जो पहला स्टोन था ना वो पहले रिलीज हुआ है, दूसरा स्टोन बाद में रिलीज हुआ है, दोनों एक साथ नीचे पहुंचे हैं, ठीक, करेक्ट। तो ये आप याद रखना। अब मैं दोनों के लिए इक्वेशंस, काइनेमेटिक के इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। आपको पता है डिस्टेंस s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। मैं पहले स्टोन 2 के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। स्टोन 2 के लिए जो s था, ग्राउंड तक जाने के लिए जो डिस्टेंस को कवर करना पड़ा था, वो बेसिकली है h, आ गया, ठीक। और स्टोन 2 का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्लस हाफ at a को मान लेते हैं g, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो h आपका आ गया हाफ gt स्क्वायर, क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर आ गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया स्टोन 2 का। अब हम स्टोन 1 के लिए देखते हैं। देखो स्टोन 1 के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक ढंग से लगाना पड़ेगा। हम लोग जब बोलते हैं ना कि दोनों स्टोन साथ में नीचे पहुंचे, बोला है इन्होंने कि बोथ रीच साइमल्टेनियसली, तो आप टाइम भी तो मेजर कर रहे होंगे ना कि साथ में पहुंचे, कितने टाइम के बाद पहुंचे, हाँ कितने टाइम के बाद पहुंचे, लेकिन टाइम आपने कौन से इंस्टेंट से मेजर करना स्टार्ट किया, पहले स्टोन को ड्रॉप किया था तब से किया, कि जब सेकंड स्टोन को ड्रॉप किया था तब से किया। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड स्टोन के इंस्टेंट से टाइम मेजर करता हूँ, तो जब सेकंड स्टोन रिलीज हुआ था तब पहला स्टोन ऑलरेडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया था।
मतलब पहले स्टोन ने ऑलरेडी कुछ स्पीड गेन कर ली थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अगर आप वो नहीं कंसिडर करोगे तो फिर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो स्टोन 1 है, देखो ऐसा है, ये जो टाइम टी था, ये टाइम टी किस चीज का है? ये टाइम टी है सेकंड स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, बराबर। लेकिन जब सेकंड स्टोन ने अपना जर्नी स्टार्ट किया, तब उस टाइम पे स्टोन 1 कहाँ था? स्टोन 1 यहाँ था। मतलब स्टोन 1 इस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 प्लस एच, ठीक है। ये याद रखना, जब स्टोन 2 ने नीचे जाना स्टार्ट किया था, तब स्टोन 1 कहाँ था? वो था एट दिस वाइट लाइन जो दिख रहा है ना आपको। तो अगर टाइम टी में स्टोन 2 ग्राउंड तक आ गया, तो स्टोन 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 प्लस एच। तो जब स्टोन 1 के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 20 प्लस एच, एस आ गया। यूटी इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका भी 0 था क्योंकि उसको भी ड्रॉप किया गया है, तो 0 प्लस हाफ, है ना। ये गलती हो रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देना। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? बिकॉज देखो ऐसी बात है, स्टोन 1 यहाँ तक पहुँच गया है, और यहाँ तक पहुँच जाने का मतलब ये हो गया कि उसका स्पीड 0 नहीं है। तो उसका स्पीड कितना है फिर? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। स्टोन 1 जब यहाँ पे पहुंचा था तो उसका स्पीड क्या बन जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी बन जाएगा। इसमें u 0 है, ठीक है, a की वैल्यू g है, g की वैल्यू 10 है, और t। तो याद रखना यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका जी टी, क्योंकि u इज 0, g की वैल्यू 10 हो गया तो 10t आ गया। क्या आ गया? 10t आ गया। ठीक आ गया? ठीक, पक्का? ओके। तो s तो आपने लिख लिया 20 प्लस एच। u क्या आ गया आपका? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल का मतलब होता है कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 10t। तो 10t इंटू टी, ये बन गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर मतलब gt स्क्वायर। g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो टी स्क्वायर, 10t स्क्वायर। ठीक, अगर आप a की वैल्यू को फिलहाल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसा करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 से हमको h मिला था, यह इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। तो हमें मिल जाएगा 20 प्लस क्या था, हाफ gt स्क्वायर था, ये आ गया 10t स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो हाफ gt स्क्वायर आपका हो गया है कैंसिल। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको? 20 प्लस 20 इक्वल टू 10t स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो t कितना आ गया? √2। तो t इज √2। तो t इज √2। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था? हमें बोला गया था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर आप देख रहे हो ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैपिटल H, ये क्या है? 25 प्लस स्मॉल h, ठीक। हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 25 plus small h, but what is small h? ये है हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। हाफ g की वैल्यू मैं 10 डाल देता हूँ, और t स्क्वायर तो तुमने अभी फाइंड किया 2 हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया 25 प्लस 10, मतलब कितना हो गया? 35 आ गया। कितना आ गया? 35। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय। एक बॉडी है जो मूव हो रहा है, उसमें टाइम का और डिस्टेंस का रिलेशन दिया गया है mx² प्लस nx, वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे m और n कॉन्स्टेंट्स है, ऐसा बोला गया है। रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज, रिटार्डेशन होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। तो पहले तुमको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, मतलब dx/dt, ऐसा चाहिए ना आपको। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए dx/dt, वहां से वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब वो वेलोसिटी बन जाएगा। फिर क्या चाहिए? एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, वो होता है dv/dt। तो
तो एक काम करेंगे, देखो हम लोग ना यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक आ गया। तो dt बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ, देखो इसमें ना m कांस्टेंट है तो m आ गया बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस n कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव आ गया 2x और ये n था तो 2mx, और dx कैंसिल हो गया तो n बन गया। ये आपका आ गया dt बाई डी एक्स, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है dx बाई dt, मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/2mx प्लस n, ये आ गया आपका वेलोसिटी। आगे ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आपको वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी आपको मिल गया तो ये याद रखना, वेलोसिटी आपको मिल गया 2mx प्लस n रेज टू -1, क्योंकि ये ऊपर लेके गया तो -1 हो जाएगा। हमको चाहिए था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी यहाँ टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कर रहा है x पे डिपेंड, तो एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए था मैंने। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मैथ्स का चेन रूल अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव का चेन रूल पता होगा आपको, हम लोग सिर्फ यहाँ पे dx कर लेंगे एडजस्ट। इससे क्या हो गया, ये जो dx बाई dt था ये बन गया स्पीड वेलोसिटी, ठीक। ये dv बाई dx, तो मैं डेरिवेटिव ले लूंगा v का, और v क्या है, वो है 2mx प्लस n रेज टू -1। फिर आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, तो ये देखो क्या होता है ना, f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, वो ऐसा है कि n एज इट इज, मतलब जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, तो -1 को मल्टीप्लाई कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n, मैं लिख देता हूँ बेटर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो ऐसा होता है n f ऑफ x रेज टू n -1, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये रूल लगता है, ये रूल है डेरिवेटिव का, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। हमारे पास जो f ऑफ x था वो था 2mx प्लस n, और जो हमारे पास n था वो था -1, तो क्या करेंगे आप, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n मतलब -1, देखो ये v तो पहले से बाहर था ही, डेरिवेटिव में n है -1, n से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, f ऑफ x रेज टू n -1, हमारा जो f ऑफ x था वो था 2mx प्लस n था, n हमारा n था -1 और -1 आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे डेरिवेटिव किसका, f ऑफ x का, हमारा f ऑफ x कौन है, 2mx प्लस n, ये हमारा f ऑफ x है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, ओके। तो a इक्वल टू b, ये आपका बन गया 2 माइनस साइन तो रहेगा, माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, 2mx प्लस n रेज टू -2 आ गया, ठीक। डेरिवेटिव यहाँ पे पहले टर्म का डेरिवेटिव जब लोगे तो 2m कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे, dx बन जाएगा 1, और n कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, तो मैं वो लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक। तो a इक्वल टू, ये 2m बाहर लेते हैं, 2m ये v था, अब देखो 2mx प्लस n, 2mx प्लस n, 2mx प्लस n रेज टू -1 रेज टू 2, क्योंकि -2 था तो सिर्फ मैंने -2 को -1 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ये पता है कौन है, ये है वेलोसिटी, अभी तो देखा था हमने वेलोसिटी, तो ये v स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया -2mv, और ये v का स्क्वायर, तो ये आ गया -2mv क्यूब, तो रिटार्डेशन इज 2mv क्यूब, माइनस साइन का मतलब होता है रिटार्डेशन, तो 2mv क्यूब कहाँ पे है, 2mv क्यूब, 2mv क्यूब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लिए हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए, तो अब अगले 10 क्वेश्चंस अगले शॉर्ट वीडियो में आएंगे।